ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं एबीसी एनालिसिस फॉर सीएमए फाइनल, एससीएम, एसएफएम, एसपीएमबीवी, ऑल थ्री इन वन सिंगल वीडियो। इस एबीसी एनालिसिस को यदि खुद से करते हो तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इसके लिए पहले भी वीडियो बनाया था सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से, अगर आपने उसको देखा तो आपको करना आ गया। आप बाकी सब्जेक्ट्स आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल है कि मैंने ही ये करवा दिया है, तो आप कम से कम ये 3 सब्जेक्ट आप किया हुआ और अच्छे से देख लो, जिससे कि आप अब आने वाले अटेम्प्ट में और अच्छा परफॉर्म कर जाओ। और इसके हिसाब से बाकी सब्जेक्ट्स का भी ज़रूर कर लेना इसी तरीका से। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं एसएफएम की एबीसी एनालिसिस से। सर, ये जो नोट्स है ये कहाँ से मिलेगा? जो आपने किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, बट पहले पूरा समझ लो फिर डाउनलोड करना, हड़बड़ाओ नहीं डाउनलोड करने के लिए। तो ये क्या है, एमसीक्यू की बात है। तो एमसीक्यू में हमने क्या देखा कि कलरिंग कर करके 9 प्रैक्टिकल है, 6 थ्योरी है हर बार। पोर्टफोलियो से 3 क्वेश्चन है, डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन है। उसमें ऑप्शन ग्रीक्स जरूर आ रहा है, सारा ऑप्शन ग्रीक्स का नाम पता होना चाहिए और एक एक का मतलब पता होना चाहिए। फिर डिजिटल फाइनेंस से आ रहा है, फिर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस से आ रहा है, फिर टेक्निकल एनालिसिस से 2 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एक यूनिक चीज़ क्या हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस का जो इंडिकेटर्स है उसका कैलकुलेशन पूछ रहा है, जैसे स्टोकेस्टिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, ऐसा कुछ। और हर बार अलग अलग आ रहा है, तो ये कुछ नया आ रहा है, इसका ध्यान देना है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक थ्योरी चैप्टर है जिसपे आप ज़्यादा वजन नहीं देते हैं, बट उससे भी हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है। डिजिटल फाइनेंस थ्योरी चैप्टर आप वजन नहीं देते हैं, बट इससे भी हर बार 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। तो थ्योरी का इम्पैक्ट 6 क्वेश्चन तक का है, जिसमें से 2 और एक 3 तो यहीं से पकड़ा जा रहा है, बाकी किसी किसी से आ रहा है। अगर आप थ्योरी पे वजन नहीं दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं अटेम्प्ट में कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपको टारगेट करना है कि आउट ऑफ दिस 30 मार्क्स कम से कम 24 मार्क्स यहाँ पे उठे, जिससे कि आपका पास होना निश्चिंत हो जाए। इसके लिए मैं जल्द ही आपके लिए YouTube पे एसएफएम का जितना भी MCQs है वो सब वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप अगर YouTube पे बने रहेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आप अपने से ट्राई करना चाहते हैं तो एक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आप हमारा जितना भी MCQ बुक बना हुआ है, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, वो सब आप ले पाओगे। उसमें सॉल्व किए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करके खुद से भी चेक कर सकते हो। और उसी बुक को मैं सॉल्व कराऊंगा, उसका वीडियो मैं अलग से डालने वाला हूँ। तो वेट एंड वॉच है। अभी कब मिलेगा मत करिएगा, होपफुली जल्दी विद इन दिस मंथ इटसेल्फ आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है एसएफएम का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर हाईएस्ट में 7 मार्क का है। बट ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये दुख की बात है, बात ये समझने की है। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्पेशली कैपिटल बजटिंग के, जो आपके पूछ रहे 7 मार्क के लिए, बट होना चाहिए 14 मार्क का। मतलब इतना टाइम उसमें लग जाता है कि वो 7 मार्क के लिए अनजस्टिफाइड सा लगता है। स्पेशली ये कैपिटल बजटिंग में हो रहा है। और दूसरा वो फॉरेक्स का क्वेश्चन में हो रहा है। फॉरेक्स का एक सेकेंड क्वेश्चन आता है 7B, उसमें ऐसा हो रहा है। तो ये खुशी की बात नहीं कि सब 7 मार्क के ही हैं। प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन बड़े भी आ सकते हैं। आपको पूछा है 7 मार्क के लिए, तो कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चन पेपर छुटा देंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में रीजनेबली कितना टाइम लग सकता है, उसके हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करना है। तो ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को दिखाने का मकसद ये है कि आप पहले ये समझो कि क्वेश्चन पेपर कैसे पोजीशनड है, और उससे अपना स्वॉट समझो कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। फिर आप देखो कि आप अपना क्या स्ट्रेटजी बनाकर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, और फिर एग्ज़ाम हॉल में भी वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं किया तो बैकअप स्ट्रेटजी क्या है, ऐसे आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो अभी ये दिख रहा है कि 2A 2B देखो कैपिटल बजटिंग से और लीजिंग से आ रहा है। कैपिटल बजटिंग का मशीन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, लीजिंग का लीज वर्सेस बाय या लीज रेंटल निकालने का क्वेश्चन है, राइट। 3A में रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग का एक इजी क्वेश्चन आता है। 3B में इक्विटी वैल्यूएशन का 3 फेज या फिर 2 फेज वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। 3 फेज 2 फेज, 3 फेज 2 फेज, देखिए 3 फेज 2 फेज। और रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग भी आपको दिया हुआ है।
नेक्स्ट 4A जो है वो एक पेक्यूलियर क्वेश्चन है जो बॉन्ड वैल्यूएशन से हर बार पूछ रहा है और एक अलग ही दुनिया का क्वेश्चन पूछ रहा है। कन्वर्टिबल बॉन्ड का क्वेश्चन आया 3 बार आया और 1 बार आया कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर मैंने जितना भी अभी तक का क्वेश्चंस आया है वो सब यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा आपको, वो सब यूट्यूब में करा दिया है। ये देखिए CMA फाइनल SFM क्वेश्चन 4A बोलकर एक वीडियो है, आप अगर उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो सारे 4A वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे एक एक करके करा दिए। तो आप उसको ज़रूर से अपना कवरेज में ले लेना, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि जो पढ़ा है उसी में से आएगा। ये तो जो आया हुआ है वो कराए हैं, क्या और आ सकता है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और है बॉन्ड वैल्यूएशन का जो मैं आपको बता दूं, वो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है, टर्म स्ट्रक्चर बोल के। ठीक है, टर्म स्ट्रक्चर बोल के और एक फॉरवर्ड रेट बोल के एक क्वेश्चन डाला है SJC, अगर आप सर्च करोगे तो ये दिख जाएगा, ये रहा टर्म स्ट्रक्चर बॉन्ड वैल्यूएशन का। तो ये कोई एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली आप नहीं पढ़े हुए होते हो, इसका क्वेश्चन अपने मैट में दिया हुआ है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। तो इट वाज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ इन केस क्वेश्चन 4 है अभी वापस कुछ पटांग आ रहा हो तो क्या पता वो आ रहा हो, लाइक दैट। तो म्यूचुअल फंड का जो चीज़ है वो 4A के साथ 4B में बैठ रहा है और उसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो प्राय इजी सा आ रहा है, बहुत हार्ड वाला कुछ भी नहीं आ रहा। नैव निकालो या रेशियो निकालो या फिर आपका बीटा और नैव निकालो या फिर यूनिट नैव और यील्ड टाइप वगैरह सब निकालो, तो वो एक इजी सा क्वेश्चन आ रहा है। बट 4A के साथ पंच किया हुआ है तो फिर एक चैलेंज है कि 4A होगा तभी ये कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन को एक बार है ना, मतलब आपको स्ट्रेटजी वाइज थोड़ा साइड करके रखना चाहिए क्योंकि इसमें एक नया हर बार फिट हो जा रहा है। 2 नंबर को भी स्ट्रेटजी वाइज थोड़ा सा साइड करना चाहिए, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन जो होने चाहिए 14 मार्क्स के होने चाहिए, बट आता 7 मार्क्स के लिए, तो टाइम लेता है। तो थोड़ा आपको अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटजाइज करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो दोनों क्वेश्चन है वो हर बार एक इजी क्वेश्चन सा ही आ रहा है, एक बीटा निकालो या फिर आपका रिस्क निकालो या सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो एंड रिटर्न प्रीमियम, मतलब एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का, कैपिटल मार्केट थ्योरी का, आपको इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो जो भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो करने लायक क्वेश्चन आ रहा है। कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया इतने पेपर सॉल्व करके कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो हमें नहीं करना चाहिए। फिर डेरिवेटिव्स का भी जो 2 क्वेश्चन आ रहा है, फ्यूचर का एक ऑप्शन का, तो ये 2 भी एकदम इजी और करने लायक क्वेश्चंस आ रहे हैं। कहीं पर भी कोई वैसा नहीं आ रहा है कि ये नहीं हो सकता। ऑप्शंस का तो पर्टिकुलरली बहुत इजी आ रहा है एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स। तो ये भी अगर आपने क्लासेस वगैरह की हुई है, अच्छे से सारा मैथ सॉल्व किया हुआ है, तो ये आप आराम से कर लोगे। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पहले एक ज़माना था कि स्वॉप से हर बार क्वेश्चन आता था, FRA से क्वेश्चन आता था। अभी स्वॉप और FRA का क्वेश्चन MCQ में दिख रहा है, मेन क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आएगा, क्या पता फ्यूचर्स चेंज होके स्वॉप आ जाए या ऑप्शन चेंज होके स्वॉप आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा पढ़ के जाना है ना, जिससे कि आप उसका भी काम कर पाए। नेक्स्ट आता है 7A 7B, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 7A तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, अगर आप पास पेपर्स खोल के क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको इजीली करना आ जाएगा, बिना रिवीजन के आपको करना आ जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी IRPT का क्वेश्चन, कभी जस्ट फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट निकालने का क्वेश्चन, कभी आपका सिंपल नेट रियलाइजेशन क्या होगा उसका क्वेश्चन। अब 7B जो है वो फ्यूचर हेजिंग का, फॉरेक्स हेजिंग का क्वेश्चन आता है, जो थोड़ा टेक्निकल आता है, उसमें एक बार दिमाग लगता है, तो इसमें थोड़ा सा बच के चलना है। मतलब ये मेरे हिसाब से अगेन 14 मार्क टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपका टाइम भी बहुत चल जाता है। तो बहुत श्योर हो तो 7B में हाथ लगाना है, नहीं तो 7B से हाथ धो लेना है। ठीक है, और 8ABC जो है वो पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। ये हर बार एक फिक्स्ड है, एक डिजिटल फाइनेंस का, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का और एक सिक्योरिटाइजेशन का। और वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल कॉइन आया, फिर देखिए एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस आया, फिर नियो बैंक आया, फिर वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल कॉइन आया। और इसके हिसाब से फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में देखिए वर्ल्ड बैंक आया, फिर GDR आया, फिर IMF पे आया और फिर फॉरेन बॉन्ड्स पे आया। और अगर आप देखें नीचे सिक्योरिटाइजेशन से, तो एक बार पार्टिसिपेंट्स आया, एक बार सिक्योरिटी इशूड बाय SPV पे आया, एक बार लिमिटेशन आया, एक बार बेनिफिट्स आया। तो हर बार कुछ अलग अलग आ रहा है। तो जो नया है अभी तक नहीं आया उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और पढ़ने का ज़रिया कहाँ है थ्योरी का, मैंने जैसा कि आपको बताया, आप जाइए यूट्यूब में सर्च करिए SFM थ्योरी SJC टाइप करिए, आपको एक पॉपुलर वीडियो दिखेगा, आप वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जाएंगे, एक दिन बैठेंगे तो सब मार्किंग वार्किंग करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा फिर उसका पॉइंट्स बनाकर नोट्स बनाकर याद करेंगे तो विद इन 1 डे आप पूरा ये अपने लिए कवर कर सकते हो। तो अब ये सारा जब यदि आपको समझ में आ गया है तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। स्ट्रेटजी कैसे बनानी पड़ती है कि एग्जाम में मैं कौन सा करूँगा, तो टॉप 6 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बनानी है। तो एक क्वेश्चन आप एक बार इसमें से सोचो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अब वो कौन सा है आपका वीकनेस एरिया वो आप देख लो, चाहे वो कैपिटल बजटिंग लीजिंग है, चाहे वो पोर्टफोलियो है, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो डेरिवेटिव्स है, चाहे वो थ्योरी है। कोई एक क्वेश्चन को आप एकदम साइड करके भी चल जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिसको भी साइड करोगे उसका MCQs जरूर करना। और MCQs सारा आपको अगर अपने से प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें डाउनलोड कर लीजिए, और या फिर मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए SFM MCQ का, उसमें सब कुछ मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसको भी देख के आप समझ के जा सकते हैं। बट जो भी चैप्टर छोड़ेंगे यहाँ से उसका MCQ जरूर करना है, जो चैप्टर छोड़ना छोड़ दो MCQ जरूर करना है, ध्यान रखिए। और उसके बाद अब यदि आप नेक्स्ट सोचते हैं कि मैं एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मान लो एग्जांपल के लिए मैं होता आपकी जगह तो 2 है 2 भी छोड़ देता, भले ही मैंने उसको कितना अच्छे से पढ़ा हो प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है इसलिए मैं छोड़ देता और बाकी सबको मैं ज़रूर करता। अब उस बाकी सब में भी क्या मेरे पास टॉप 6 का स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम में तो 5 ही करना है, तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर फिर मैं देखूंगा कि अब कौन सा टॉप 5 मेरे को करना है। ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। अब ये आपको भी अपने से टेस्ट करना है कि आप एग्जैक्टली जो स्ट्रेटजी बना रहे हो वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ गए। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका होता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देने के लिए SGC जैसा कि आप जानते हैं हर टर्म हम लोग मॉक टेस्ट संग्राम कराते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं ऑलरेडी, आप भी उसमें आ जाइए तो उससे आपका कवर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जो भी इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर है उसको लेके ही 3 घंटा बैठ जाइए और देखिए आपका स्ट्रेटजी से आप कितना क्रैक कर पाए। ठीक है, तो ये एक तरीका है बस, और कोई तरीका नहीं है। बट अपने आप को टेस्ट जरूर करिए कि आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप मेन एग्जाम में जाकर सीधा ट्राई करोगे तो फिर अगला अटेम्प्ट ही देना पड़ेगा, वो सिचुएशन नहीं आए आपके लिए। इसीलिए इतना मेहनत मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ और आपको भी थोड़ा सा मेरे साथ प्रोएक्टिवली मेहनत करना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं SCM में। तो SCM में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है ना वो एक सिधाई में नहीं है ना, बट स्टिल ये एनालिसिस करके समझ में आया कि अगेन यहाँ पे भी 9 प्रैक्टिकल और 6 थ्योरी है ना। और क्या क्या है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, डेटा एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन है, और बाकी सबसे एक देख रहे, गेम थ्योरी का एक, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन या फोरकास्टिंग का एक, मैक्सिमा मिनिमा का एक, सिमुलेशन का एक, नेटवर्क का एक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक, लर्निंग कर्व का एक, एक्टिविटी बेस्ड का एक, क्वालिटी कॉस्ट का एक, इंट्रोडक्शन टू SM का एक। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन दूर दूर तक जा रहा है। ओके, इसमें जो वेरिएशन है वो दूर दूर तक जा रहा है, इसको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपने कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका MCQ तो करना अनिवार्य ही है, बिकॉज यहाँ पे हर एक से एक MCQ आ रहा है। अगेन इसका भी MCQ के लिए हमारे इस तरफ से तैयारी चल रही है, वीडियो आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पहले SFM का आएगा फिर SCM का आएगा। लेकिन आप अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे एक SCM का MCQ मॉड्यूल जो बना हुआ है उसको डाउनलोड करके अपने से एक बार उसको पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं ग्रिप आ ही जाएगा MCQ में। MCQ के लिए अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि मैं अब कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता हूँ MCQ तो हो ही जाएगा, तो वो होता नहीं है। MCQ की अलग से तैयारी करनी पड़ती है, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, थ्योरी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ लेता हूँ थ्योरी तो अपने आप हो जाएगा, तो ये भी बता दूँ थ्योरी होता नहीं है, थ्योरी की भी तैयारी करनी पड़ती है। इसी के लिए तो भाई हम लोगों ने आप लोगों का कितना काम किया हुआ है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो।
देखो CMA फाइनल, SCM थ्योरी, आप इसको यूटिलाइज करो एंड देन यू सी द डिफरेंस एंड मैजिक एंड देन यू सी द इम्पैक्ट कि आपके प्रिपरेशन में और कॉन्फिडेंस में कितना बड़ा लीप आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो डिसीजन मेकिंग का 3 क्वेश्चन येलो में दिख रहा है आपको, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट का 1 क्वेश्चन हर बार दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू SM का बेसिक SM से क्वेश्चन एक हर बार दिख रहा है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट से हर बार है, डेटा एनालिटिक्स से 2 क्वेश्चन हर बार है, वेरिएंस एनालिसिस का एक नया क्वेश्चन हर बार है, सिमुलेशन या आपका लीनियर प्रोग्रामिंग या ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन हर बार है, लर्निंग कर्व का क्वेश्चन हर बार है ना, नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन हर बार है। तो लाइक दिस द कंक्लूजन हैज़ बिन ड्रॉन फ्रॉम हियर लाइक दिस। ये आपको समझ में आ रहा है पूरा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं SCM का पूरा मेन वाला पे। अगेन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने का क्या है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 यूजुअली आपका 14 मार्क का आ रहा है। तो ये जस्टिस हो रहा है एक तरह से यहाँ पर कि क्योंकि इतना टाइम लगता है कि इंस्टीट्यूट मान रहा है कि हाँ इसको 14 मार्क के लिए पूछ लो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी डन आपका अकॉर्डिंगली लेसर हो गया। आपको ये मान के चलना है कि आपको जो 180 मिनट्स मिलता है उसमें 100 मार्क का करना है। तो 7 मार्क के क्वेश्चन में आपको 7 × 1.8 यानी कि 12.6 मिनट्स देना है, और 14 मार्क के क्वेश्चन में आपको 12.6 का डबल यानी कि 25.2 मिनट्स आपको अलॉट करने हैं। तो 25 मिनट में 14 मार्क का क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं पेपर छूटने वाला है। ऑलराइट, तो पेपर पूरा करने का फ़ायदा क्या है कि आपको कहीं ना कहीं मार्क्स ज़्यादा मिलना ही है, चाहे थोड़ा भी करोगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा मार्क्स तो मिलेगा ना उसका। तो पेपर पूरा करने का हमेशा अभ्यास रखना है। बट कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मेरे से सर पेपर पूरा करने से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मेरा सब खराब हो जाता है। तो कुछ यूनिक बच्चे होते हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं कि भाई तुम पूरा मत करो, तुम है ना सोचो कि 7 में 5 करना है, तुम 4 ही करो, MCQ पे ज़्यादा फोकस कर लो। होता है ना किसी का हाथ स्लो ही चलता है, किसी का दिमाग ही थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब नॉट इन अदर सेंस बट होता है ना, नहीं है उतना स्पीड उसका, तो उसको एक क्वेश्चन डिस्काउंट ही भोग में कर देना चाहिए। मतलब 7 में हम 5 की जगह 4 ही करेंगे, बट जो 4 है अच्छे से करेंगे और बाकी MCQ पे जोर लगा देंगे, तो भी तो आप एग्जामिशन पा सकते हो अगर आप एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो तो चलता है, वो स्ट्रेटजी भी वर्क करता है। तो एनीवे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का एक 14 मार्क का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, एक रेलेवेंट कॉस्टिंग का है, आप देखिए एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग का है, एक आपका मेक और बाय का आया, हर बार अलग अलग आया, फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये एक बात की बातें हैं, बट पहले मतलब कौन सा चैप्टर से आ रहा है वो बात है। एक बात आपको बता दें, बहुत बार बच्चों के जहन में बैठ गया है कि CA के मैथ से क्वेश्चन आता है तो वो सारा का सारा भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो CA का मैथ हो चाहे CMA का मैथ हो, कॉन्सेप्ट तो दोनों में एक ही पढ़ाया जा रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से करके अगर आप जाते हो, अगर वो क्लियर है तो आपसे कोई भी सम बनना चाहिए, चाहे वो CA का मैथ में हो, चाहे ACCA का मैथ में हो, चाहे CFA का मैथ में हो, चाहे CPA का मैथ में हो, चाहे कहीं का भी मैथ में हो। पॉइंट इज कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब बच्चे क्या कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, जो वो सिर्फ क्वेश्चन याद करते हैं, क्वेश्चन से ही सब चीज़ समझना चाह रहे हैं, उनको दिक्कत होती है। अगर सेम क्वेश्चन आए तो वो कर लेते हैं, नहीं क्वेश्चन आती है तो नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चे को लगता है कि अरे और कहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ हो तो वो भी कर ले, तो वो मान लीजिए CA का भी मैथ का क्वेश्चन करने बैठ गए। तो मेरे नज़र में CA का मैथ का क्वेश्चंस आपको नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट मैथ का कॉन्सेप्ट्स और उससे जुड़ा हुआ जितना सवाल है वो सब करें। कि CA का अपना एक अलग पेडागॉजी चल रहा है, एक अलग सिस्टम चल रहा है, उसका लोड भी आप यहाँ ले लोगे, इज्जत तो आपको कोई CA वाला मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब कोई आपको CA का तनख्वाह तो नहीं मिलने वाला है। आप CMA हो, आप CMA के वजूद के हिसाब से चलो और CMA के हिसाब से आप अपना जितना बुद्धि है उसको खटा के आओ, अपना स्ट्रेटजी बनाओ और इसमें से जो आया हुआ है आज तक उसको पढ़ के जाओ, वही कॉन्सेप्ट को क्रैक करने का कोशिश करो। दैट इज़ द आइडिया, इट इज़ इन माई सेंस। मैं कुछ भी अगर ऐसा बोल दिया जिससे आपको चुभन हो रही है तो प्लीज़ आप नेगेटिव मत लीजिएगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं दूसरे का घर का कितना पढ़ाई करूँ जबकि अपना ही घर का कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ।
कि उसका जो काम है वो समझेगा, उसका जो क्रेडिट है वो लेगा, उसका जो सैलरी है वो लेगा, उसका सैलरी मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे का सैलरी उसको नहीं मिलने वाला है। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ, मैं किसी और का क्यों हेडेक पालूँ। एनीवे स्टूडेंट्स बार बार फोर्स करते रहते हैं कि ये कर देते तो अच्छा रहता, ये करवा देते तो अच्छा रहता, ये मेरे लिए भी बर्डनसम हो जाता है। मैं कितना आपको कराऊं, पहले इंस्टीट्यूट का कराऊं सारा, उसमें ही टाइम खत्म हो जा रहा है। अब आप बोलते हो फटाफट सीए का भी करा दो, कोई मशीन तो नहीं है ना कि बस बैठा और हाँ ये कर लो वो कर लो वो कर लो। सो मेनी सब्जेक्ट, सो मेनी थिंग्स टू डू। तो ये मेरे लिए भी आपके डिमांड्स मीट करने इम्पॉसिबल से हो जाता है, बट हाउएवर यू आर ओपन टू डू इट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जितना भी सीए का रेलिवेंट क्वेश्चंस था वो सब यूट्यूब में डाल दिया है। SCM एडिशनल क्वेश्चंस यदि आप सर्च करोगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, सब कुछ यहाँ पर डाला हुआ है। देखो CMA फाइनल SCM एडिशनल क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियोस इसमें डाले हुए इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। अगर आप समय दे सकते हो, आप सीख सकते हो, तो ये सब CA वाले क्वेश्चंस है वो मैंने डाल दिए। CA सर SFM में भी ऐसा किया है क्या? SFM में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट SFM का भी हमने पूरा बुक बना दिया है। वो बुक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ। उसमें सॉल्यूशन भी सारे दिए हुए हैं। या फिर आप चाहो तो जस्ट CA का जो लास्ट 3-4 टर्म है उसका पेपर डाउनलोड करके उसमें सिमिलर चैप्टर्स जो आपके मैच होते हैं उसके क्वेश्चंस बनाइए, वही एक तरीका आपके पास। बट एनीवे एक क्वेश्चन के लिए इतना अपने आप को फूकना और बाकी अपना बैलेंस खो देना बाकी सब्जेक्ट्स का, वो गलत लग रहा है मेरे को। बट बच्चे हैं तो मांगते रहते हैं, तो मैंने बना के यूट्यूब में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल मेरे नज़र में नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लियो, उससे जितना मैंने सम्स कराया वो कर लियो, तो अपने से नया सम्स आया तो ट्राई करो ना, जितना होगा होगा। और आपको पता है कि अगर वो क्वेश्चंस वहाँ से कुछ नया आता है तो उसको कौन बोल रहा है कि फर्स्ट में करो। आपके पास 7 क्वेश्चन है, उसको ऑप्शन में निकालो। तो 2 नंबर मेरा जैसा अगर होगा SCM का, हमेशा ऑप्शन में बाहर कर देगा। मैं कभी भी 2 नंबर एग्ज़ाम में नहीं करूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर अलग सा आ गया तो मैं हाथ नहीं दूंगा। ठीक है, मैं पहले जो आता है वही करूँगा। जैसे 3A 3B फिक्स्ड है, एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, एक टारगेट कॉस्टिंग या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, देखो, या फिर डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, फिर से टारगेट कॉस्टिंग। बट ट्रांसफ़र प्राइसिंग में फिक्स है, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग अच्छे से करके जाऊँगा मैं, उसमें कॉन्सेप्ट से ही सारा सम्स बन जाता है। तो 3A 3B मेरे लिए एकदम करने लायक चीज़ है, मैं आराम से करूँगा। 4A और 4B में चक्कर क्या है, 4A तो एक इजी क्वेश्चन आता है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट या थ्रूपुट अकाउंटिंग का, या फिर कभी JIT का भी क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। बट 4B में थ्योरी आता है उसके साथ, तो ये थ्योरी यदि आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो आपसे 4A नहीं होगा। अब ये थ्योरी कैसे पढ़ना है दिखा दिया आपको, थ्योरी मैराथन वीडियो डाला हुआ है, आप उससे पढ़ के जा सकते हो। और उसके पॉइंट्स बना के याद करने, आपको कोई इनडायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट थ्योरी पूछेगा, पॉइंट्स बनाने याद करने और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो वेरिएंस एनालिसिस यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन आता है, कभी कभी ओवरहेड वेरिएंस भी आ जाता है, बट ज़्यादातर रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली वो वाले क्वेश्चन जिसमें आउटपुट नहीं दिया हुआ होता है और आपको परसेंटेज बेसिस से वर्किंग करना पड़ता है। तो ये यदि आप प्रैक्टिस किए हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो एकदम हाथ का चीज़ है। तो मैं अगर होता तो 2 को साइड करता, 3 4 5 पूरा अच्छे से करता। नेक्स्ट 6A 6B जो है वो आपका असाइनमेंट और सिमुलेशन, या फिर LP सिमुलेशन, फिर असाइनमेंट सिमुलेशन, फिर आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिमुलेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 6A में LPP या असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन में से एक, और 6B जो है वो सिमुलेशन में से। तो सिमुलेशन का क्वेश्चन एकदम आसान सा है, कोई उसमें तकलीफ की चीज़ नहीं है। और 6A में असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन आता है तो आसान है। LPP जब आया तो थोड़ा टेक्निकल हो गया है, तो आपको LPP से थोड़ा सा बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि LPP में कंस्ट्रेंट्स बहुत आसान से नहीं आते हैं बनाने के लिए। बट असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी आया तो एकदम ईजी क्वेश्चन होगा, और सिमुलेशन आपका अगर आ गया तो वो भी ईजी क्वेश्चन होगा। बहुत बच्चे मेरे को पूछते हैं सर सिंप्लेक्स का कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है मैथ में, उसको करके जाना है, नहीं करना है। ग्राफ का दिया उसको करके जाना है, नहीं करना है। असाइनमेंट में सर जो आइडल टाइम मिनिमाइजेशन वाला है, एयरलाइंस वाला या ट्रैवलिंग सेल्स वाला, वो करना है, सब कुछ करना है। असाइनमेंट का सब कुछ करना है, ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ करना है, और LPP का खाली फॉर्मुलेशन जितना सिखाया हुआ वो करना है।
LPP से थोड़ा बच के चलना है, और बाकी आ गया तो आपके लिए लॉटरी है। तो 6 से 6 भी हो गया। फिर 7A नेटवर्क एनालिसिस का फिक्स क्वेश्चन है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सम्स आपके किए हुए हैं। ज़्यादातर फ्लोट वाला सम्स आ रहा है, सेकेंडली क्रैशिंग वाला आ रहा है। तो अभी अगर आप देखें लास्ट जो मेरे एनालिसिस है, इसमें फ्लोट वाला क्वेश्चन, ड्यूरेशन और टाइम वाला कैलकुलेशन, और एक बार क्रैशिंग वाला आया है। तो इसमें कभी कभी पर्ट का भी वर्किंग यानी कि प्रोबेबिलिटी लेकर आपको एरिया से वर्किंग करना है, वो वाला भी आ रहा है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि पर्ट का भी सारा सिचुएशंस को कवर करके जाएंगे। 7B में लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आ रहा है, और इस पिछले एक टर्म में तो 14 मार्क का 7 पूछ लिया था, तो लर्निंग कर्व नहीं आया। दूसरे टर्म में भी 7 14 मार्क का ही आ गया तो नहीं आया। तीसरे टर्म में भी 7 14 मार्क का ही आ गया तो नहीं आया। तो 7 में भी क्या हो रहा है, एक 14 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो 14 मार्क के आप देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 2 5 और 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। तो व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस 2 5 और 7 का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है 14 मार्क का, तो दैट मीन्स यू हैव इनफ टाइम टू गिव टू द पेपर टू अदर क्वेश्चंस आल्सो। बिकॉज ऐसे तो ये 14 मार्क का क्वेश्चन है तो ये अपना टाइम लेगा ही लेगा, बट बहुत बार ये भी होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है इतना बड़ा, दिया हुआ मार्क्स 7 मार्क का, तो वो चीज़ इनजस्टिस SCM पेपर में इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा आपके साथ। तो एनीवे 7 आपको करना ही चाहिए, और 5 भी आपको करना ही चाहिए मेरे राय में। और रहा 8 का बात, तो इसमें मैं हमेशा सुनता हूँ स्टूडेंट्स का मैक्सिमा मिनिमा के साथ थोड़ा दोस्ती नहीं हो पाया है कैलकुलस के साथ। तो जिनका नहीं हो पाया है वो उसको इग्नोर करेंगे ही करेंगे, मेरे को मालूम है। और जिनका हो गया है और तो वो आराम से हिट कर सकते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा एकदम इजी और स्ट्रेट डूएबल क्वेश्चन है, जो कराया हुआ उसी में से छप के आ जाएगा। और उसमें भी जो लास्ट के तरफ वो सब लैग्रैंग वाला सब क्वेश्चंस कराया था, वो सब उतना नहीं आता है। जो स्टार्टिंग के और मिड के जो क्वेश्चंस है वही आते हैं। गेम थ्योरी के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी कोई हार्ड वाले एक बार आए हुए हैं, वैसे हार्ड वाला बहुत हार्ड वाला आया हुआ है, उसमें पे ऑफ ही नहीं बन रहा था। कभी हार्ड आ जाए गेम थ्योरी से तो बड़ी बात नहीं है, बट गेम थ्योरी में अगर आपका कैलकुलेशन से आप माइंड सेट हो चुका है और वो हार्ड वाला आ गया तो इग्नोर करना है, नहीं आया तो आपको गेम थ्योरी भी करने वाला आ जाएगा। और एक क्वेश्चन बिजनेस फोरकास्टिंग का है, जिसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, सीजनल वेरिएशन, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि आप लोग वैसे इंटर में भी OM में पढ़ के आए हुए हो। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी आप पढ़े हो, सीजनल वेरिएशन वाला भी पढ़े हो, और फोर का एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वाला भी आप पढ़े हो। तो दिस वे द एनालिसिस इज कमिंग इन SEM। तो इससे आपको कंक्लूड क्या करना है, अगेन टॉप 6 की स्ट्रेटजी बनानी है। तो टॉप 6 में अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन 2 मैं छोड़ दूंगा और बाकी सब मैं पढ़ के अच्छे से जाऊंगा मेरे जैसा। अब पता चला आपका मैक्सिमा मिनिमा वीक है, तो आपका बाय डिफॉल्ट टॉप 6 में फिर 2 नंबर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आपने को क्या छोड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये पर्सनल है, ये कोई बता नहीं सकता, ये आपको अपना सिस्टम स्ट्रेंथ और एनालिसिस वीकनेस की एनालिसिस करके देख के समझना पड़ेगा। तो जैसा मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को गाइड किया, तो उन्होंने तो अपना सीक्वेंस भी बना लिया कि सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करूँगा, फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूँगा, फिर मैं मान लीजिए असाइनमेंट और सिमुलेशन वाला सम करूँगा, फिर मैं वेरिएंस, फिर मैं मान लीजिए एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करूँगा, और फिर मेरे पास टाइम मिला तो मैं 2 में जाऊँगा। तो आप अपना सीक्वेंस बना लीजिए ना, टॉप 5 नहीं, आप टॉप 6 का एक बार बना के चलिए, और एग्जाम हॉल में जाके फिर एक और छोड़ के टॉप 5 में चले जाइएगा। और इस एनालिसिस का पर्पज़ ये है कि आपके आँख के सामने आ जाए कि अभी भी क्या नहीं पढ़ने का दरकार है और क्या पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे 4 करना ही पड़ेगा तो उसका सारा थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे तो 4 छूट ही जाता। आप सोच रहे थे कि लास्ट क्वेश्चन थ्योरी आता है, बट बीच में 4 थ्योरी घुसा हुआ है। तो ये इस एनालिसिस का फ़ायदा है। वेरिएंस एनालिसिस में अगर आप रिकॉन्सिलेशन नहीं करें, बाकी सब में टाइम बिता रहे हैं तो गड़बड़ करें। वेरिएंस एनालिसिस का रिवीजन करना है तो पहले उल्टा चालू करिए, रिकॉन्सिलेशन से जो लास्ट में पढ़ते हैं उससे रिवीजन चालू करिए, स्टार्टिंग का तो अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ डिस्कशन। आई होप इट इज़ गेटिंग यूजफुल फॉर यू, और जितना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं या वीडियो को थोड़ा शेयर कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप पूछिए ना, मैं तो हूँ आपके लिए, आपको हेल्प करूँगा ही। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर, विच इज़ SPMBB।
तो SPMBV का क्या कहना, इसमें तो बड़ा गजब हो रहा है। गजब ये हो रहा है कि इसमें कुछ मैच ही नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर भी आपका MCQ में आता है SPMBV में। तो अब यहाँ पे देखिए कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं है, इसका चैप्टर का नाम कुछ और था, वो SPM का था ना, वो चैप्टर 3 प्राइसिंग डिसीजंस वाला, उससे जुड़ा हुआ है। तो SPM से ये आया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पर वापस SPM चैप्टर 3 से ही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। SPMBV में अगर आप देखोगे तो यूनिक चीज़ें हैं काफ़ी सारे। इसमें क्या हो रहा है कि ABC एनालिसिस उतना ठीक से ना वर्क नहीं कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग बात हो रहा है। बट ठीक है, इसका यही वर्क कर रहा है कि ABC एनालिसिस यहाँ वर्क नहीं कर रहा। ऑलराइट, बट फिर भी एक बार आप ध्यान दो, जैसे एक चैप्टर है आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, तो दिसंबर 23 में आप देखोगे तो उससे 3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फिर जून 24 में आप देखो सबसे ज़्यादा, फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से क्वेश्चन आ गए। फिर आप देखोगे दिसंबर 24 में तो सबसे स्प्लिट हो के आए, और फिर आप जून 25 में देखोगे तो सबसे स्प्लिट हो गया, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी क्या है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि MCQ में लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो केस सिनेरियो बेस्ड बना रहा है। डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस के ऊपर अभी 2 बार आ गया, और एक बेसिक के ऊपर आया एक बार। तो हर बार डेटा एनवेलपमेंट पे आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट डेटा एनवेलपमेंट को करके जाना है, और बनाने में वो कहीं से भी बनाया जा सकता है, डू पॉइंट से बनाया जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को लेके बनाया जा सकता है, कहीं से भी बन सकता है, वो हम लोग को नहीं पता क्या बनेगा। बट आपके एग्ज़ाम में आप मान के चलो कि ये 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा ट्विक होके ही आएगा। नेक्स्ट यदि आप देखोगे तो यहाँ पर SPM और BV का अगर स्प्लिट देखोगे तो 50-50 दिख रहा है, कभी 8 क्वेश्चन SPM का तो कभी 8 क्वेश्चन BV का। तो उसमें भी वो नहीं है कि SPM पे ज़्यादा जोर देने से होगा या BV पे ज़्यादा जोर देने से होगा, आपको दोनों का MCQ अच्छे से करना पड़ेगा। और SPM BV का MCQ का भी अगेन क्वेश्चन बैंक जो है वो हमारे लिंक्स पे दिया हुआ है, आप वो सारा क्वेश्चन बैंक को लेके यूज़ कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट मैट का जितना भी MCQs है वो तो मैंने यूट्यूब में करा ही दिया है। यदि आप सर्च करोगे SPMBV MCQ SGC तो आपको इंस्टीट्यूट मैट का SPMBV का सारा MCQ यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा। तो उसके अलावा और भी जो MCQs हैं वो धीरे धीरे होंगे मेरे तरफ से वीडियो में, बट आपको अगर एक जगह चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो एक बुकलेट आपको मिल जाएगा लिंक से, सारे MCQs का बाकी सब्जेक्ट के साथ इसका भी मिल जाएगा। राइट, तो MCQ से ये समझ में आ रहा है कि दोनों पे वजन है, सारा MCQ करना है, और ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ MCQ जो कहीं नहीं दिया हुआ वो आ सकता है, जो कि लास्ट 5 MCQ हैं। तो उसमें ये 3 पैटर्न करके आपको समझ में आएगा। डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस को अच्छे से करना है क्योंकि उससे केस सिनेरियो बेस्ड MCQs भी पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका मेन पेपर एनालिसिस में। तो मेन पेपर एनालिसिस में अगेन एग्जैक्ट मैच नहीं होने दे रहा है, इंस्टीट्यूट है ना जंबल कर रहा है। लास्ट 2 टर्म से हम जो सोच के जा रहे हैं वो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे सोच के गए थे डू पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे डू पॉइंट आया, बट लास्ट टाइम में जून 25 में डू पॉइंट की जगह कुछ और पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया, और डू पॉइंट को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया। तो हो गया ना, आदमी दिमाग घूम जाता है। फिर देखो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जेड स्कोर आता है, NCER आता है। नॉर्मली ये ऑल्टरनेट चलता है, जेड स्कोर NCER। बिनिश M स्कोर तो कोई सोचा ही नहीं था कि कभी आएगा, बट वो पूछ लिया लास्ट अटेम्प्ट, तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और उसके बाद इस बार कुछ पूछा ही नहीं। ये बताओ, इतना बढ़िया से चैप्टर पढ़ के जाते हैं हम लोग और उससे कुछ आपने पूछा ही नहीं। तो ये एक हम लोगों के साथ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाया। तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का मैच नहीं किया, डू पॉइंट का मैच नहीं किया। अब ऐसे और स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 2A में क्या है, इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आने का बात है
नॉर्मली वहाँ पे CRM MIS ये सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा था। फिर आ गया बैलेंस स्कोर कार्ड से, फिर आ गया ऑर्डर टू कैश से, फिर आ गया डिसीजन ग्रिड एनालिसिस से। तो यदि आप इंस्टीट्यूट मैट देखोगे तो जो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा मॉड्यूल्स है। तो हर बार कोशिश क्या कर रहा है कि एक नया मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे, तो आप जो नहीं पूछा है उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सेकंड देखो, CRM के बाद MIS से पूछा, तो फिर यहाँ पे सिक्स सिग्मा से पूछा, यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल से बेंचमार्किंग से पूछा, और यहाँ पर उस चैप्टर से डायरेक्टली पूछा ही नहीं थ्योरी जो पूछना चाहिए था, वो फर्स्ट चैप्टर से ही दूसरा मॉड्यूल भी पूछ लिया। तो कई बार होता है ना कि आप प्रिपेयर होके जाते हो कि 2B में तो यही पूछेगा, बट नहीं पूछा। SPM BB में ऐसा 2 बार से कर रहा है, बच्चों को थोड़ा सा ना लेटा लेटा के बेटा इंस्टीट्यूट पिला रहा है पानी। फिर 3A में इकोनॉमिक एफिशिएंसी से वो कैलकुलस वाला क्वेश्चन है, और वो कंसिस्टेंट है, हर बार कंसिस्टेंट है। 3B में आप देखेंगे ERM का थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार कंपोनेंट्स पूछा, फिर वैल्यू एट रिस्क पूछा, फिर रिस्क रिटेंशन पूछा, और फिर रिस्क एनेबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूछा। तो हर बार अलग अलग पूछ रहा है, तो इसमें ये कांस्टेंट है। तो 3A आप मान लीजिए आपका मैच करेगा, है ना, 3A आपको करना ही है, और 2A तो मैच कर ही रहा है। 2B में भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बट 2A 2B क्या है आपके लिए, ऐसा चीज़ है कि उसमें जो भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में थ्योरी है उसको अच्छे से करके जाना है, और स्पेशली उसमें वो पोर्शन करना है जो अभी तक नहीं आया है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। वैसे 2A और 2B, 3A और 3B अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 4A नॉर्मली डूपॉन्ट का क्वेश्चन आता है इसमें, डूपॉन्ट अब देखिए डूपॉन्ट, फिर देखिए डूपॉन्ट, बट इस बार रेशियो, तो रेशियो डूपॉन्ट इज क्वाइट क्लोज तो चलता है, बट उसका डूपॉन्ट का भी नीचे पूछ लिया चलेगा। बट 4B में जैसा मैंने बोला ERM का क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है। अगर ERM का क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है तो क्या करना है, तो ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं जाना है, आपको फिर पढ़ के जाने का प्रयास करना है। हो सकता है आपके लिए अब इस बार ERM का ही कोई Z स्कोर का क्वेश्चन आने वाला हो। नेक्स्ट, ये हुआ 2, 3, 4 अपना एक तरह से SPM का पार्ट। अब हम लोग आ रहे हैं 5 पे। तो 5, 6, 7 और 8 जो है ये BB का पार्ट है। तो BB से कितना क्वेश्चन है, एक तरह से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और SPM से 3 क्वेश्चन है। BB से कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। BB में जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट चैप्टर के अगर आप इंस्टीट्यूट मैट को देखोगे तो उसमें एंड में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, वो नॉर्मल FM के क्वेश्चन है वो सब आ रहे हैं, बट थ्योरिटिकली कुछ नहीं आ रहा। इवन उसका थ्योरी MCQ में भी नहीं पूछ रहा है, 6 का भी MCQ में भी नहीं पूछ रहा है। तो जो 7, 8, 9 है उसी से बाकी ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बिजनेस वैल्यूएशन एंड मेथड्स एंड अप्रोचेस का क्वेश्चन में जैसे गॉर्डन मॉडल, वैल्यू एज पर कंपैरेबल ट्रांजैक्शन मेथड, वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू एज पर कंपैरेबल फर्म अप्रोच, वही बेसिकली P मल्टीपल वाला, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नॉर्मली क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर नंबर 7 के लिए बुक्ड है, ठीक है, बट ऐसा भी हुआ है कि उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है, 6B में भी 7 का क्वेश्चन घुसा दिया है। बट आइडियली अगर आप पकड़े हैं तो क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर 7 के लिए बुक्ड है, और ये क्वेश्चन 6 जो है वो आपका वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए बुक्ड है। उसमें भी अलग अलग आ रहा है, एक बार रियल एस्टेट आया, एक बार ह्यूमन रिसोर्स आया, इस बार एक नया क्वेश्चन आया था दिसंबर 24 में, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप प्री एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो इसके ऊपर मैंने ना अलग से वीडियो डाला है। प्री एंड पोस्ट मनी आप अगर सर्च करोगे SJC तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, ये अपना किया हुआ नहीं है, तो ये अपने को आना चाहिए। अभी आ गया है तो रिपीट हो ही सकता है ना, बट हो जरूरी नहीं है कि रिपीट होगा। बट आप देखिए हर बार अलग अलग ही आ रहा है, रियल एस्टेट आया, ह्यूमन रिसोर्स आया, स्टार्टअप वैल्यूएशन आ गया, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। तो पता चला कि इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है, तो पहले उसको कर लो, फिर ये सब कर लो जो आ चुका है। फिर आप देखिए नेक्स्ट इसी चैप्टर का वैल्यूएशन ऑफ वारंट्स भी आया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी आया, बट 2 अटेम्प्ट से देखा कि इसमें EV और EBITDA मल्टीपल और EVA वाला जो वैल्यू ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, उसमें भी ये चीज़ रिपीट होके आया है।
मतलब 2 टर्म में देखा कि चैप्टर नंबर 7 से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, 8 से कम आया। बट 2 टर्म में देखा कि चैप्टर 8 से पूरा क्वेश्चन आ गया, तो 7 का अलग, चैप्टर 8 का अलग। और चैप्टर 9 जो है मर्जर वाला है, तो मर्जर का क्वेश्चन नंबर 7 तो पूरा ही मर्जर का है, और क्वेश्चन नंबर 8B भी मर्जर का क्वेश्चन है। तो मर्जर चैप्टर करते तो 1.5 क्वेश्चन आपको मिलता है। और 8A जो है वो ऐसा देखा जा रहा है कि कभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही कोई पार्ट घुसा दिया इधर, या कभी आपका बिजनेस वैल्यूएशन का घुसा दिया, कभी फंडामेंटल्स जो मैंने बोला था चैप्टर 5 में जो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है वो घुसा दिया। तो यहाँ पर आपको मतलब पूरा जो है ना मर्जर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और एक्चुअली क्या 8B में इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है कि आपको लगेगा ये तो करना ही है, बट 8A में फंसा दे रहा है, समझ गए। 7AB जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो कई बार अपने सोचते हैं कि यार ये कैसे करें, तो कैसे करें में घबराना नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आपको लगा है कि उसका चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसको अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने का एक बार डिसीजन ले लिया तो करना ही करना है, बीच में जाके तो छोड़ना ही नहीं है। आप जब एग्जाम पेपर हाथ में लेते हो तो उस समय बस इवेल्युएट कर लो कि कौन सा करोगे कौन सा नहीं करोगे, फिर डिसाइड हो गया तो करना है, अब ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना है। वो करोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो आइडियली आपको क्या स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है इसमें, टॉप 6 स्ट्रेटजी आप क्या बनाओगे। आप सोचो टॉप 6 में आप SPM को अच्छे से पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे SPM का, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 का जितना थ्योरी आज तक नहीं आया उसको अच्छे से पढ़ना पहले, ठीक है। तो अगेन वो सारा थ्योरी भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो पूरा यूट्यूब का फ़ायदा लीजिए तो आपको मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पर SPM का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिक्स्ड है, ठीक है, उसका थ्योरी। ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी चैप्टर 3 और इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट चैप्टर 4, यहाँ तक सब फिक्स्ड है, ऑलराइट। फिर चैप्टर 2 से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 4A में। तो चैप्टर 2 का 2 जगह इम्पैक्ट है, एक साथ नहीं पूछ रहा चैप्टर 2, 2 पार्ट में पूछ रहा है। तो चैप्टर 2 करने से क्वेश्चन 1 कर पाएंगे, क्वेश्चन 2 कर पाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर पाएंगे। फिर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का भी देखो एक साथ नहीं पूछ रहा है, 2 पार्ट में पूछ रहा है ना। तो आप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से पढ़ेंगे तो 3 भी कर पाएंगे, 4 भी कर पाएंगे। बट आप मान लीजिए वो दोनों चैप्टर पढ़ लिया और इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं पढ़ा, कैलकुलस से घबराते हैं आप, तो आपको फिर 3 नंबर करने नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको ये देखना है कि कोई भी चैप्टर आपके स्ट्रेटजी में कैसे फिट हो रहा है। मैं तो आपको ये समझा पा रहा हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 1 फिक्स्ड है, चैप्टर नंबर 2 फिक्स्ड है ना। जैसे मैं एक बार फिर से टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, 2A में चैप्टर 1 फिक्स्ड है, 2B में चैप्टर 2 फिक्स्ड है, ठीक है। 3A में अगर आप देखोगे, होशियार है समझ गया, 3A में आप देखोगे तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी चैप्टर नंबर 3 फिक्स्ड है। 3B में आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 फिक्स्ड है। अब 4A में वापस से चैप्टर 2 आ रहा है, 4A में वापस से चैप्टर 2 आ रहा है, 4B में वापस से चैप्टर 3 आ रहा है, 4B में वापस से चैप्टर 3 आ रहा है, यस चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, 4B में चैप्टर 4 आ रहा है। और 5, 6, 7, 8 जो है ये पूरा अपना SPM BB का BB पार्ट से है। और चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5, 6 से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो चैप्टर 7 से आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर 8 से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 9 से आ रहा है, चैप्टर 9 से 8B भी आ रहा है, और ये वाला जो है चैप्टर 5 का जो बेसिक्स पार्ट है उसका जो इंटर FM का पार्ट है वो सबसे आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ दे आर क्रिएटिंग। बट आपको अब इसमें स्ट्रेटजी बनानी है। कैसे बनाओगे आप, टॉप 6 की बनाओगे। पहले एक कौन सा चैप्टर आपको एकदम भी नहीं आता है उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे आपने बोला मेरे को तो सर ये कैलकुलस एकदम नहीं समझ में आता, तो 3 नंबर आप छोड़ दीजिए, तो बाकी सब आपको करना ही है। तो टॉप 6 हाथ में लेके जाओगे और फिर एग्ज़ाम हॉल में देखोगे कौन सा एक और सरका सकते हैं जो आपके हाथ का नहीं है, और फिर एक बार जो डिसाइड हो गया उसको करना ही करना है। जितना भी कॉन्सेप्ट आपके पास है उसी के हिसाब से, और कोई उपाय नहीं अपने पास। अब ये सबको अगेन जो भी मैंने बताया, देखो ये जब खुद से करते हैं ना तो दिमाग एक अलग तरह से
काम करता है। ये जब हम किया हुआ लेते हो तो उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि अपने से पूरा ये बनाकर होता है। जैसे जब मैंने अपने यहाँ पे ये बनाया, एक्चुअली हमारे यहाँ पे राहिल भैया मिले हैं, राहिल भैया से इंटर में काफ़ी सारे वीडियोस उनके आए हैं, उन्होंने बनाया हमारे लिए। तो जब राहिल भैया ने बनाया तो उनका दिमाग में आया, जब मैंने इसको पूरा अच्छे से गौर से रिव्यू किया तो मेरे दिमाग में आया। बट आपके दिमाग में खाली अभी बस फोटो जैसा आया, एक्सपीरियंस और फीलिंग नहीं आएगी। तो एक्सपीरियंस और फीलिंग तभी आएगी जब अपने से क्वेश्चन पेपर लेकर मैच करोगे, मैट में कहाँ है, कहाँ पे पढ़ा था नहीं पढ़ा था, और फिर जब लिखोगे तो वो फीलिंग आएगी और फीलिंग स्टे कर जाती है। फोटो तो आया गया चला जाता है, रास्ते में जाते इतने लोगों को देखते हैं, कोई दिमाग में थोड़ी ना बैठता है। बट जिससे बात हो जाती है, फीलिंग्स आते हैं, जिससे झगड़ा हो जाता है, फीलिंग्स आते हैं, तो वो याद हो जाता है। तो याद उसी से होगा जिससे दोस्ती होगी या वैर होगा, बट वो फीलिंग होगी तभी। तो हम लोगों के अंदर फीलिंग आ गई, आपके अंदर आई कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एबीसी एनालिसिस मैंने पहले वीडियो बनाया था सर्जिकल स्ट्राइक का, और बोला था कि आप पहले खुद से बनाओ और फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करो ना। अगर आप ये एबीसी एनालिसिस यूज़ करके रिवीजन स्टार्ट करते हो तो आपको कितना फ़ायदा होता है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपका रिवीजन में अटेंशन और फीलिंग्स बढ़ जाता है ना, पहचान हो गई टॉपिक से कि ये तो आता है, तो इसलिए आप उससे मोहब्बत या दुश्मनी जैसा भी और अच्छा करते, राइट। बट एनी हाउ, अभी आपको ये पूरा मिल गया है, आप इसको डाउनलोड करो और बैठ के फीलिंग्स लाओ और समझो कि ये कैसे आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। अभी भी कहाँ पे वीकनेस है, और वो आपका स्ट्रेटजी में अगर आप कवर नहीं करोगे तो पता चला पेपर छूट जाएगा। तो उस वीकनेस पार्ट को लेकर अभी भी यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट है, उसको लेकर कवर अप कर लो। जो भी चैप्टर छोड़ रहे हो उसका इंश्योर करो कि उसका एमसीक्यू जरूर से जरूर आप कर रहे हैं। अगर आप एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं किसी भी छोड़ा हुआ चैप्टर का तो फिर एमसीक्यू भी छूट जाएगा। ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो एमसीक्यू में 30 में से 24 लाना ही है बेयर मिनिमम, और बाकी सब में मिला के आपको और मान लीजिए 50% मतलब 26 नंबर लाने हैं, जिससे कि कम से कम 50 तो हर सब्जेक्ट में आ जाए। ये आपको एकदम बेयर मिनिमम मान के चलना है ना। और अगर आप ऐसा ही सोच के कूदोगे तो नहीं होगा, आपको लेके जाना पड़ेगा 70 मार्क्स 80 मार्क्स का माथा में, तब जाके आप देखोगे आप लैंड कर गए 50 मार्क्स पे। और 50 लेके जाओगे तो फिर 30 पे लैंड करोगे। 50 जितना ही एक्यूरेसी कोई हो नहीं सकता है ना। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। आई होप आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, यहाँ पर आके आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला, फ़ायदा हुआ। जो भी फ़ायदा हुआ, जैसा भी हुआ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ, उसी से मोटिवेशन मिलता है। अभी तो हम लोग तो फिज़िकल क्लासेस लेते नहीं, आपसे अदरवाइज़ बात नहीं हो पाती है उतनी ज़्यादा। तो आप जितना हम लोग को कमेंट में इंटरेक्ट करके बताओगे अपना एक्सपीरियंस, उतना हमें भी हिम्मत आता है कि और ऐसा करना है कि नहीं करना है, राइट। और बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछो, या फिर आप हमारे से कनेक्टेड हो तो हमारे को व्हाट्सएप पर करो और समझो कि क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। बस अब इस बार आप पास हो जाओ और इस बार नक्की करो, ख़त्म करो किस्सा, राइट। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ये भूलना नहीं है। प्लीज़ डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून, तब तक ध्यान रखिए।